अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम हम जो है सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन को हम डिस्कस कर रहे थे और हमने डिफरेंट जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक्स देखी थी, जिसमें हमने शिफ्टिंग को अंडरस्टैंड किया था, हमने जो है वो स्केलिंग को अंडरस्टैंड किया था और देन हमने रिवर्सल को अंडरस्टैंड किया था। और इन जो है वो सबको कंबाइन करके हमने जो कुछ एग्जांपल्स एज अ प्रैक्टिस आपको मैंने कही थी आपको सॉल्व करने के लिए, तो आई होप वो सब ने सॉल्व की होंगी। और अगर उनमें से किसी का क्वेश्चन है, क्यूरी है, किसी चीज़ की समझ नहीं आई है, तो वो आप जो है वो पूछ सकते हो। सर एग्जांपल के क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, क्वेश्चन का क्लियर ही नहीं हो रहा, क्वेश्चन कहाँ पे वो एग्जैक्टली सोल्यूशन कर रहा है और प्रॉपर हमें दिया भी नहीं क्या फंक्शन क्या है, किसमें कन्वर्ट करना है। सर एग्जांपल इरेगुलर है सारी, कोई प्रॉपर सर ऑर्डर ही नहीं है इसका बुक में। उसको आपने जो है वो स्टडी करना है, वो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है इन सेंस कि आप जो है उसको अंडरस्टैंड करो। नहीं आपको सर कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, आप मुझे पहले कंप्लीट करने दें मेरी बात। जी आपको सर। कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, ठीक है, उसने आपको एक सिग्नल एक्स ऑफ टी दिया है, देन उसने कहा है कि इसको मैं शिफ्टिंग करता हूँ, तो शिफ्टिंग जो है वो किस तरफ होगी, वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है कि राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। उसमें एक फिगर्स होंगी ए बी सी डी ई एफ के नाम से, वो सारी फिगर्स आपने अंडरस्टैंड करनी है विद द डिस्क्रिप्शन जो उसने नीचे डिस्क्राइब किया हुआ है। तो जो भी डिस्कशन हम कर रहे थे वो उस पूरी फिगर के अंदर उसने समराइज की हुई है। सर नहीं, जिस तरह आपने कहा था ना प्रैक्टिस कीजिएगा, तो सर हमें किस तरह पता लगेगा हम किस में कन्वर्ट करें, कभी कहीं सर वो कुछ कर रहा है कहीं वो कुछ कर रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है। लेट मी ओपन द बुक। दिस इज योर एग्जाम्पल 1.1। अपने माइक्स ऑफ करें। एग्जाम्पल 1.1 के अंदर ये जो आपका सिग्नल है फिगर ए के अंदर, दिस इज योर एक्स ऑफ टी। अब इस एक्स ऑफ टी के ऊपर ही सेइंग इन द फिगर नंबर बी कि यू हैव टू परफॉर्म एक्स ऑफ टी प्लस वन। अब एक्स ऑफ टी प्लस वन हम डिस्कस किया हुआ है कि ये ऑब्वियसली एक शिफ्टिंग फंक्शन है, और शिफ्टिंग जो है अगर प्लस वन के साथ हो रही है तो वो लेफ्ट शिफ्ट करेगा कि वो राइट शिफ्ट करेगा। इस चीज़ को हम थॉरली डिस्कस कर चुके थे अपने लास्ट लेक्चर के अंदर। और अगर वो माइनस वन होता है तो फिर वो किस डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट करेगा। सेकंड जो है वो उसमें वो रिवर्सल की बात कर रहा है। तो अगर इसमें आप थर्ड फिगर देखो, एंड थर्ड फिगर इज रिवर्सल ऑफ द सिग्नल। तो पहले उसने शिफ्टिंग परफॉर्म की है एक्स ऑफ टी प्लस वन से, और देन उसी सिग्नल को उसने रिवर्स किया है। तो हमने जो ऑर्डर का एक रूल बनाया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल परफॉर्म द शिफ्टिंग एंड देन रिवर्सल और स्केलिंग। तो ये वही वाला काम हो रहा है कि पहले आप जो है वो शिफ्टिंग कर चुके हो और देन जो है आप उसकी रिवर्सल कर रहे हो। फिगर डी जो है वो आपकी एग्जाम्पल 1.2 से आती है। तो यहाँ पे आप इस स्टेटमेंट को पढ़ो। इज सेइंग कि आप अगेन एक्स ऑफ टी को देखो। एक्स ऑफ टी में जो 1.13 फिगर ए थी, उसके अंदर जो सिग्नल एक्स ऑफ टी गिवन है उसका मैंने एक्स ऑफ 3/2 टी फाइंड करना है। दैट मीन्स स्केलिंग हो रही है। तो जो भी स्केलिंग जिस फैक्टर से हो रही है उस फैक्टर को आप वहाँ पे इम्प्लीमेंट करो, यू विल गेट द कंप्रेशन और एक्सपेंशन, जिसका आपको बेहतर आइडिया क्या वो क्या होगी। और उसका जो रिजल्ट है वो फिगर नंबर डी के अंदर है। ठीक है, तो एक ही फिगर की उसने 3 एग्जाम्पल्स बनाई हुई हैं। और उसके बाद जो है वो आपको नेक्स्ट वो कंटिन्यू करवा रहा है कि जो है वो रिवर्सल के साथ क्या होगा, और देन कंप्रेशन एक्सपेंशन हो रही है क्या हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको पहले जो है वो इसको रीड करना पड़ेगा, देन आप फिगर्स पे जाओगे। तो पहले आप स्टेटमेंट्स को रीड करो और देन अपने आंसर्स को जो है वो विदाउट फिगर को ऑब्जर्व किए हुए लिखते जाओ। और फिगर को आप एट द एंड चेक करोगे कि आपके रिजल्ट्स उससे मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और वो किस तरह से मैच कर रहे हैं। और जो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे, जो ऑर्डर हमने डिस्कस किया था, क्या उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फिगर नंबर एग्जाम्पल नंबर 1.3 देखोगे तो इसमें आप उसको जनरलाइज से समझा रहा है।
अब ये वाली फिगर जो पॉइंट आउट हो रही है वो आपकी लास्ट वाली फिगर होगी, दिस वन। सो ये ए से डी तक जितनी भी फिगर्स हैं इनके लिए टोटल एग्जांपल्स 3 हैं, 1.1 से 1.3, और इनमें वही चीज़ें हो रही हैं जो हमने ऑलरेडी स्टडी की हुई हैं। स्टार्ट हो रहा है सिग्नल एक्स टी के साथ और देन उसी को ही फिर वो मैनिपुलेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो एक्स ऑफ टी सिग्नल को वापस यूज़ कर रहा है, लेकिन अब वो कुछ फंक्शन और परफॉर्म कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल वो अब ये वाला काम करवा रहा है। तो अब आपको पता है कि अगर दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, आपको शिफ्टिंग भी करनी है और आपको जो है वो स्केलिंग भी करनी है, यू हैव टू परफॉर्म शिफ्टिंग फर्स्ट एंड देन यू विल स्केल द सिग्नल। तो ये 3 एग्जांपल्स थी। अब आई डोंट नो कि इसमें आपको क्या चीज़ समझ नहीं आ रही थी। अब बताओ क्या प्रॉब्लम थी इसके अंदर आपको? सर यही प्रॉब्लम थी ना, वो तीनों क्लियर। एग्जाम्पल उसने इकट्ठी की थी, हमें पता नहीं लग रहा था कौन सी किसकी फिगर है। वो हम एग्जाम्पल 1 को पढ़ पढ़ के सारा देख रहे थे। तो आपको जो है वो उसकी स्टेटमेंट तो पढ़नी थी ना पहले के एग्जाम्पल के अंदर, उसने क्या आपसे डिमांड करना है और क्या आपका जो है वो सोल्यूशन होना चाहिए। जस्ट आप फिगर्स देख के तो आप कंफ्यूज हो गए हो कि ये क्या हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर 1.1, 1.2 और 1.3 आपको उनकी स्टेटमेंट्स को पढ़ना है। बेसिकली ये सब कुछ समराइज कर रहा है इस एग्जाम्पल के अंदर और इस फिगर के अंदर, और उसके लिए उसने 3 एग्जाम्पल्स को चूज़ किया है। हर एग्जाम्पल जो है वो एक एक पार्ट प्ले कर रही है। एक के अंदर वो शिफ्टिंग बता रहा है, एक के अंदर वो बता रहा है कि आपने ऑर्डर कैसे मैनेज करना है, और एक के अंदर वो बता रहा है कि आपने स्केलिंग कैसे करनी है। तो ये 3 एग्जाम्पल्स बेसिकली 3 चीज़ों को 1 बाय 1 टारगेट कर रही हैं, जिसको हमने 3 स्लाइड्स के अंदर देखा था। लेकिन इनके लिए जो फिगर यूज़ हो रही है वो सबके लिए सेम है, बस उनके जो है आगे कैप्शंस डिफरेंट हैं, ए से लेकर ई तक। एनी अदर कंफ्यूजन, या किसी को फिगर के अंदर मसला आ रहा हो कि ये फिगर एक्चुअली कैसे डिफाइन हुई है? सर क्लियर है। ओके, लेट्स गो टू द स्लाइड्स। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर वो क्या कहती हैं, एनर्जी ऑफ सिग्नल्स के बारे में बता दें। एनर्जी ऑफ सिग्नल्स की डेफिनेशन बता दूं? नो सर, वो उसका फार्मूला जो है एंड पे फाइनल जो है ना वो एनर्जी का जो लास्ट फार्मूला हमने डिफाइन करवाया था वो ये वाला था। इस ऊपर वाले पेज पर। इसके ऊपर वाले पेज पर दिस वन। यस यस सर। हमने जो है वो बेसिक फार्मूला से अपनी पावर को कैलकुलेट किया था। हमने कहा था कि अगर मैंने किसी सिस्टम की पावर फाइंड करनी है, अब मैं उस डिटेल में वापस जो है वो नहीं जा रहा कि हमने एनर्जी और पावर में क्यों कंसर्न ज़्यादा हैं और हमें इसका सिग्निफिकेंस क्यों चाहिए। सो पावर फाइंड करने के लिए हमने जो बेसिक फार्मूला यूज़ किया था, दैट इज़ जस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट। सो P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। हमारा जो है वो बेसिक फार्मूला है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स की किसी बुक के अंदर भी स्टडी कर चुके हैं। और इसके डिफरेंट वेरिएंट्स भी हमने देखे थे कि v² ओवर r कर सकते हैं या हम I² इंटू r कर सकते हैं। तो वो सारा कुछ जो है हमें ऑलरेडी पता है। अब हमारा कंसर्न ये है कि इस पावर को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना है, और एनर्जी का फार्मूला हमें जो पता है वो है पावर इंटू टाइम। तो अगर आपको पावर की वैल्यू पता है तो आपको जस्ट उसको टाइम से मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट द एनर्जी। और यूनिट्स होंगे वाट्स इंटू सेकेंड्स या वाट्स इंटू आवर्स, जो भी आप यूनिट डिफाइन कर रहे हो टाइम का। तो टोटल एनर्जी फिर क्या होगी अगर आपने सर्किट को ऑन किया था T1 से T2 टाइम तक, तो आपने पावर वाली जो भी वैल्यू थी P ऑफ T, जो हमने यहाँ फार्मूला नंबर 1 के अंदर फाइंड की है, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है अपने टाइम dt के साथ। अब ये इंस्टेंटेनियस पावर है, इसका मतलब है कि स्मॉल पोर्शन ऑफ टाइम के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, और हमें इसको टोटल टाइम तक फाइंड करना है T1 से T2 तक। तो हम इसको टोटल टाइम के ऊपर सम कर देंगे, और सम मीन्स यू आर टेकिंग द इंटीग्रेशन। तो 3 पार्ट्स हो जाएंगे। पहला काम आप करोगे, अपनी पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे। इंस्टेंटेनियस पावर इज मल्टीप्लाइंग विथ योर d ऑफ t।
तो एनर्जी का एक पॉइंट आपको पता लग गया कि इस इंस्टेंटेनियस पावर के लिए एनर्जी क्या आएगी, लेकिन हमें टोटल एनर्जी फाइंड करनी है। तो टोटल एनर्जी फाइंड करने के लिए आप उसको सारे ही स्पैन के ऊपर या सारे टाइम एरिया के ऊपर आप उसको सम कर दोगे, और इन कॉन्टिन्यूस फॉर्म इफ यू आर समिंग द थिंग्स यू आर बेसिकली इंटीग्रेटिंग द थिंग्स। क्लियर हुआ कि हम एनर्जी वाला फॉर्मूला कैसे डिफाइन कर रहे हैं? सर ये जो फाइनल रिजल्ट आता है ये उसमें एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर तो पी ऑफ टी है और इंटू डी ऑफ टी है। और P ऑफ टी इंटू डी ऑफ टी, लेट मी जस्ट ओके, मैं आपका कंफ्यूजन समझ गया हूँ। P ऑफ टी इंटू डी ऑफ टी को अगर हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर लें अपने सर्किट लॉ से, तो बेसिकली हम कुछ इस तरह का फार्मूला बना सकते हैं, वी स्क्वायर ऑफ टी इंटू वी स्क्वायर ऑफ टी ओवर आर। हम इस फार्मूला को यूज कर रहे हैं बिकॉज पावर का हमें डायरेक्ट जो है वो नॉलेज नहीं है। हमने क्या किया था, हमने एक सर्किट को वोल्टेज अप्लाई किया है, तो हमें मेन कंसर्न उस वोल्टेज से है कि जो इनपुट सिग्नल हमने दिया था उससे एनर्जी कैसे रिलेट कर रही है या उससे पावर कैसे रिलेट कर रही है। तो P ऑफ टी इंटू डी ऑफ टी तो जस्ट एक जनरल वे था, लेकिन P ऑफ टी को हम फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं यूजिंग आवर सर्किट लॉस, जो कि हमने ये इक्वेशन नंबर 1 के अंदर किया था। बिकॉज हम उसको वोल्टेज फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वोल्टेज ही वो सिग्नल था जो हमने इनपुट के ऊपर प्रोवाइड किया था, और हमें जस्ट उसकी वैल्यू पता है कि हमने इतने वोल्ट्स का सिग्नल अप्लाई किया था, या 5 वोल्ट का साइन सिग्नल अप्लाई किया था। तो हमें जो है वो इनपुट सिग्नल का नॉलेज है, और उस इनपुट सिग्नल की स्ट्रेंथ हमने फाइंड करनी है जो कि आपके रजिस्टर पे ड्रॉ हुई होगी। ठीक है, तो बेसिकली हम फाइंड कर रहे हैं कि इनपुट पावर जो है वो क्या थी या इनपुट एनर्जी क्या थी। तो इसीलिए हमारे पास अब जो भी सिग्नल आएगा, अब वी स्क्वायर जो यहाँ पे इन्वॉल्व है उसी बेस से हम फिर हर सिग्नल का स्क्वायर करते जाएंगे इफ यू आर फाइंडिंग द एनर्जी और इफ यू आर फाइंडिंग द पावर। सर ये जो 1/r है इसको इग्नोर कर देंगे? ओके, ये मैं एक्चुअली लास्ट टाइम आपको शायद इस पे हम डिस्कस नहीं कर पाए हैं। 1/r इज जस्ट अ स्केलर क्वांटिटी। तो जब भी हमने किसी सिस्टम की एनर्जी फाइंड करनी है, तो एनर्जी जो है वो आपके फंक्शन की जस्ट ये वाली होगी। 1/r जस्ट अ स्केलर क्वांटिटी, हम इसको नॉर्मलाइज कर देते हैं। लेट्स अज्यूम कि r इज इक्वल्स टू 1 एंड देन फाइंड द एनर्जी। ठीक है, तो r जो है वो जस्ट एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको हम नॉर्मलाइज कर देते हैं। नॉर्मलाइजेशन का मतलब है यू आर नॉट टेकिंग दैट थिंग इनटू अकाउंट। जो मेजर कंट्रीब्यूशन होगा आपके सिग्नल की एनर्जी को फाइंड करने के लिए, दैट इज द वोल्टेज सिग्नल। ठीक है, तो हम एक जनरलाइज चीज बनाते हैं, बिकॉज इस तरह तो फिर ये होगा कि आर की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमारे पास सेम वोल्टेज की डिफरेंट एनर्जी आ रही होगी। हमने फाइंड करना है कि एक वोल्टेज सोर्स ने एनर्जी ट्रांसफर कितनी की है, उसने एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कितनी की है। तो उसके लिए हम फिर मैक्सिमम करंट ड्रॉ करेंगे, और मैक्सिमम करंट ड्रॉ करने का एक ही टूल अवेलेबल है, एंड दैट टूल इज जस्ट शॉर्ट द सर्किट। और उस सर्किट की रेजिस्टेंस इतनी कम कर दो कि वो मैक्सिमम करंट ड्रॉ करे। और उसके लिए फिर हम एक रूल अप्लाई करते हैं कि हम कहते हैं जी आर की वैल्यू जो है वो 1 ओम है, ताकि सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाए। और हमें फिर क्या करना है, हमें जस्ट अब वोल्टेज का स्क्वायर लेना है और देन उसको इंटीग्रेट कर देना है अपने लिमिट्स T1 से लेकर T2 तक। अब ये वोल्टेज वो सिग्नल है जो हम यहां अप्लाई कर रहे थे, तो दैट मीन्स कि हमें आइडिया हो जाएगा कि इस वोल्टेज सिग्नल ने कितनी एनर्जी ट्रांसफर की थी, या मैक्सिमम ये कितनी कर सकता है। उसके बाद ऑब्वियसली आपके फिर वो वायर लॉसेज और दिस लॉसेज एंड दैट लॉसेज भी आएंगे, तो उनको हम फिलहाल अभी इग्नोर कर रहे हैं। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि एक स्टैंड अलोन वोल्टेज सोर्स कितनी एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है अगर उसकी जो वोल्टेज है वो फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, जस्ट उस वोल्टेज का स्क्वायर लेंगे और बाकी सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज कर देंगे। बाकी सारी चीज़ों को हम कह रहे हैं कि वो इग्नोर्ड है, और देन हम फाइंड करेंगे कि टोटल स्पैन के अंदर इसने कितनी पावर एनर्जी डिलीवर कर दी है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस को हम नॉर्मलाइज करके उसकी वैल्यू को 1 लिख रहे हैं। और सिमिलरली पावर वाले फार्मूला पे कन्वर्ट होते हो जो कि यहाँ पे सेकंड में है, अगेन हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को 1 से नॉर्मलाइज कर रहे हैं। नॉर्मलाइज का मतलब है कि जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसको उसी से डिवाइड कर दो। लेट्स सपोज कि रेजिस्टेंस की वैल्यू थी सम 1 किलो ओम, तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब है डिवाइड दिस 1 किलो ओम बाय 1 किलो ओम, और जो भी वैल्यू आएगी दैट वुड बी 1। So fix your R is equals to 1 and then find the voltage
एनर्जी एंड वोल्टेज पावर, कि उसने ट्रांसफर कितनी करनी थी या उसने प्रोवाइड कितनी करनी थी। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। कंफ्यूजन क्लियर हुआ आपका? यस सर। चलिए लेट्स मूव ऑन विद नेक्स्ट टॉपिक। और ये एनर्जी और पावर जो है ये अब आपका थ्रू आउट द कोर्स साथ ही रहेगा। ये तो हम टाइम बाय टाइम पे इसको स्टडी कर रहे होंगे, जस्ट हम डेफिनेशंस देख रहे हैं अभी। ओके, दिस वाज द लास्ट स्लाइड जिसको हमने वाइंड अप किया था, और देन मैंने आपसे कहा था कि आपने प्रैक्टिस करनी है, एंड आई होप आप सब ने वो जो है वो क्वेश्चंस एग्जांपल्स सॉल्व की होंगी और उसमें कोई इशू आपका नहीं आया, तो मैं एज्यूम करता हूँ कि आप सबको जो है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो इवन सिग्नल्स हैं। अब यहाँ पे आपका जो है ना वो थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज आपकी जो बुक्स हैं मैथमेटिक्स की उनका रिक्वायर्ड होगा। अब इवन सिग्नल्स की जो डेफिनेशन है वो ये होती है, अब हमें इस स्टेप से पहले पहले इन चीज़ों का आइडिया है कि टाइम रिवर्सल क्या होता है, और टाइम रिवर्सल जो है वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं, और देन टाइम एक्सिस उससे कैसे वेरी करता है। अगर मैं एक्स ऑफ टी फाइंड करता हूँ तो मेरा सिग्नल क्या था, और जब मैंने एक्स ऑफ माइनस टी फाइंड किया तो तब सिग्नल में क्या क्या चेंजेस आई हैं। ये सारी चीज़ें अब इस पॉइंट तक आपको जो है वो पता होनी चाहिए बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। सिग्नल की जो डेफिनेशन है वो ये होगी कि अ कॉन्टिन्यूस सिग्नल एक्स ऑफ टी या एफ ऑफ टी, जो भी आप इसको नाम दे लो, is referred to as even signal if it is identical to its time reversed counterpart, that is with its reflection about the origin। अब इस बुलेट का मतलब क्या है, वो ये है कि कोई भी ऐसा सिग्नल x ऑफ टी या f ऑफ टी, उसको आप इवन सिग्नल कहोगे अगर उसका टाइम रिवर्सल किया जाए और सिग्नल फिर भी सेम ही हो। मतलब समथिंग लाइक दिस, अगर मैं एफ ऑफ टी सिग्नल एक डिफाइन करता हूँ या एक्स ऑफ टी सिग्नल डिफाइन करता हूँ, आप जो भी इसमें नोटेशन यूज करना चाहो, और उस सिग्नल का अगर आप टाइम रिवर्सल फाइंड करो एफ ऑफ माइनस टी या एक्स ऑफ माइनस टी, हमारे पास सिग्नल गिवन है एक्स ऑफ टी एंड लेट्स जस्ट फाइंड एक्स ऑफ माइनस टी, तो एक ऐसा सिग्नल जो दोनों केसेस में आपको सेम ही सिग्नल प्रोवाइड करे, सिग्नल के ना तो इक्वेशन चेंज हो ना उसकी वेव फॉर्म चेंज हो, और एग्जैक्टली एक्स ऑफ टी आपको वापस मिल जाए, that signal is called even signal। ठीक है, the signal for which x of t or f of t is equals to f of minus t। और ये जो फिगर आपको मैं यहाँ पे राइट साइड के ऊपर शो करवा रहा हूँ, ये आपका इवन सिग्नल है, और ये उसकी एग्जांपल है कि अगर एक सिग्नल x of t कुछ इस तरह का डिफाइन हो, then x of minus t would be the same। अगर मैं इस सिग्नल का टाइम रिवर्सल करता हूँ, क्या आपका सिग्नल वापस x of t बन जाएगा? यस सर। तो ऐसे जितने भी सिग्नल्स हैं, ऐसे जितने भी सिग्नल्स होंगे तो सिग्नल्स आर इवन सिग्नल्स। और यही काम ऑब्वियसली डिस्क्रीट के अंदर भी अप्लाई होगा, और डिस्क्रीट के अंदर हम फिर जो है वो t को n से रिप्लेस कर देंगे, उस केस के अंदर फिर f ऑफ n जो होगा वो f ऑफ माइनस n के इक्वल होगा। और ये जो राइट साइड के ऊपर डिस्क्रीट सैंपल्स की आपको फिगर नजर आ रही है, ये आपके लिए इवन सिग्नल की एग्जांपल है फॉर डिस्क्रीट सिग्नल्स। और इसमें भी अगर आप f of minus n फाइंड करोगे, the signal will provide you the same figure or same equation। Any confusion इस स्लाइड पे? नो सर। मुझे फीडबैक दिया करो ना कि आपको प्रॉब्लम है कि नहीं है, ताकि मुझे फिर आइडिया हो जाए। यस सर, क्लियर है। नेक्स्ट जो है हमारा ऑब्वियसली इसका फिर काउंटर पार्ट होगा, और वो है ऑड सिग्नल्स। अब इवन सिग्नल की डेफिनेशन ये थी कि अगर मैं उसका टाइम रिवर्सल लेता हूँ तो सिग्नल जो है वो एग्जैक्टली रेप्लिकेट हो जाए और उसी का ही जो है वो कॉपी मुझे वापस मिल जाए। और ऑड सिग्नल के अंदर होगा कि ऐसा सिग्नल जिसका मैं अगर टाइम रिवर्सल लेता हूँ तो वो कुछ जो है वो आपको फिगर
जो आपको मैं राइट साइड के ऊपर शो करवा रहा हूँ उस तरह का नजर आए, वो टोटली उसका रेसिप्रोकल हो जाए। रेसिप्रोकल मीन उसकी फिर इक्वेशन जो होनी चाहिए, एफ ऑफ माइनस टी शुड बी इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ टी। उस केस में क्या था कि अगर मैं एफ ऑफ माइनस टी फाइंड कर रहा हूँ तो उसमें आपका जो फंक्शन है वो एग्जैक्टली वापस आपको रिसीव हो रहा था। लेकिन इस केस में क्या होगा, इफ यू आर फाइंडिंग एफ ऑफ माइनस टी, तो आपका जो सिग्नल अब न्यू रिसीव होगा वो माइनस एफ ऑफ टी के नाम से आप उसको डिफाइन कर सकते हो। दैट मीन्स माइनस साइन जो है वो सिग्नल की एम्पलीट्यूड के साथ आ जाएगा। और ये जो फिगर आपको शो हो रही है ये ऑड सिग्नल की एग्जांपल है। अब इस सिग्नल में अगर आप एक्स ऑफ माइनस टी फाइंड करोगे तो वो कुछ इस शेप का होगा। ये पॉजिटिव वैल्यूज आपके सारी नेगेटिव साइड पे आ जाएंगी और नेगेटिव वैल्यूज आपके सारी पॉजिटिव साइड पे आ जाएंगी, और ये ऊपर वाला सिग्नल नीचे वाला सिग्नल का एग्जैक्ट नेगेटिव है। तो ऐसे सारे सिग्नल्स जो हैं वो ऑड सिग्नल्स होंगे। ठीक है, ऑड सिग्नल्स की एक और डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि ऑड सिग्नल्स जो हैं वो ऑलवेज ओरिजिन के ऊपर जीरो होंगे, चाहे आप डिस्क्रीट की बात कर रहे हो चाहे आप जो है वो कॉन्टिन्यूस सिग्नल की बात कर रहे हो। अगर आपसे कोई ये डिमांड कर रहा है कि ये सिग्नल ऑड है कि नहीं, ये क्वेश्चन आता है, तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि सिग्नल जो है वो ओरिजिन के ऊपर क्या है। अगर सिग्नल ओरिजिन के ऊपर जीरो है देन नेक्स्ट उसकी चीज़ें चेक होंगी। अगर सिग्नल ओरिजिन के ऊपर जीरो नहीं है तो फिर आप वहीं कह दो कि सिग्नल ऑड नहीं हो सकता, बिकॉज ऑड होने के लिए सिग्नल की कंडीशन में उसका ओरिजिन के ऊपर जीरो होना ज़रूरी है, तभी वो जो है वो पॉजिटिव साइड को नेगेटिव कन्वर्ट करेगा और नेगेटिव साइड को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा। और यही चीज़ें ऑब्वियसली डिस्क्रीट के ऊपर भी अप्लाई होती हैं कि अगर एक सिग्नल जो है वो डिस्क्रीट टाइम के ऊपर एफ ऑफ एन था और आप उसका एफ ऑफ माइनस एन फाइंड करोगे तो सिग्नल का जो माइनस साइन है वो आप उसको एम्पलीट्यूड के साथ अप्लाई कर सकते हो। तो ये डेफिनेशन है आपके ऑड सिग्नल्स की। अब जो भी सिग्नल की इक्वेशन आप डिफाइन कर सकते हो उस सिग्नल को आप इवन और ऑड फंक्शंस के अंदर डिस्क्राइब कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप लोगों ने स्टडी किए होंगे मैथमेटिक्स की किसी बुक के अंदर। उनमें से जो बेसिक सिग्नल्स हैं वो आपके ये वाले हैं, कॉज ऑफ एक्स, और दूसरा जो सिग्नल हो सकता है वो है साइन ऑफ एक्स। अब इन सिग्नल में से कौन सा सिग्नल ऑड है और कौन सा सिग्नल इवन है, इनके ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। कॉज का जो ग्राफ है वो जीरो के ऊपर आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, बिकॉज जीरो के ऊपर उसकी वैल्यू 1 होती है, और उसके बाद वो इस तरह ऑसिलेट करता है। मैं नेक्स्ट जो है वो साइकिल्स ड्रॉ नहीं कर रहा। सिमिलरली जो साइन सिग्नल है वो जीरो के ऊपर आपको जीरो प्रोवाइड कर रहा है और देन वो मैक्सिमम इंक्रीज करता है समथिंग लाइक दिस। और सिमिलरली इस साइड के ऊपर अगर आप जा रहे हैं तो वो कुछ इस तरह से होगा। तो इन फिगर से हमें आइडिया होना चाहिए कि विच सिग्नल इज इवन सिग्नल एंड विच सिग्नल इज ऑड सिग्नल। कॉस सिग्नल कौन सा है इस, अगर आप फिगर को देख रहे हो तो इवन, बिकॉज इवन सिग्नल। अगर आप x में नेगेटिव पुट करोगे तो ये वाली साइड जो है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी और ये वाली साइड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, बट द सिग्नल विल बी सेम। और उसको आप ड्रॉ करोगे तो सिग्नल की शेप पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि इफ कॉज ऑफ x की जगह पे आप माइनस एक्स रिप्लेस कर दो, आंसर इज अगेन कॉज ऑफ x। बेसिक आपकी जो मैथमेटिक्स की बुक्स में कहा गया है कि कॉज ऑफ माइनस एक्स इज ऑलवेज कॉज ऑफ x। एंड सिमिलरली अगर यही चीज आप साइन पे अप्लाई करते हो तो अब आपको आइडिया है कि इस ऑड फंक्शन की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो पूरी हो रही हैं। सिग्नल जीरो के ऊपर जीरो है, पॉजिटिव साइड इस तरफ आके जो है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी और नेगेटिव साइड इस तरफ पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो योर साइन सिग्नल अगर आप उसके अंदर रिवर्सल अप्लाई कर रहे हो, दिस विल बी माइनस साइन ऑफ एक्स। अब मोस्टली जो है हम कंसर्न होंगे कि सिग्नल के इवन और ऑड कंपोनेंट्स को फिर किस तरह से हम सेपरेट कर सकें, बिकॉज जरूरी नहीं है कि हर सिग्नल जस्ट इवन हो या हर सिग्नल जस्ट ऑड हो, उसके अंदर दोनों कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। और हमें अब कंसर्न ये है कि हम उन दोनों कंपोनेंट्स में से इवन कंपोनेंट और ऑड कंपोनेंट को सेपरेट कर दें
और ये हम क्यों कर रहे हैं, ये जस्ट जब नेक्स्ट में हम फोरियर ट्रांसफॉर्म या फोरियर सीरीज को अंडरस्टैंड करेंगे, उनको स्टडी करेंगे, तो उनके अंदर हमें इवन हार्मोनिक्स या ऑड हार्मोनिक्स की रिक्वायरमेंट होगी। कुछ सिग्नल जो हैं वो इवन हार्मोनिक से बन रहे होंगे, कुछ सिग्नल जो हैं वो ऑड हार्मोनिक से बन रहे होंगे, तो हमें फिर इनको सेपरेट करना आना चाहिए। और सेपरेट करने के लिए हमें कुछ बेसिक जो है वो पता होने चाहिए। हमें बताया कि किसी भी सिग्नल x ऑफ t को यू कैन कन्वर्ट इनटू इवन फंक्शन, इसको मैं x ऑफ e से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और देन x ऑफ ऑड फंक्शन। अब अगर सिग्नल जस्ट इवन है उसमें ऑड 0 होगा, अगर सिग्नल जस्ट ऑड है उसमें इवन 0 होगा, और अगर दोनों का कॉम्बिनेशन है इसका मतलब दोनों का कुछ ना कुछ पार्ट होगा, और देन वो टोटल सिग्नल बनाएंगे। और अगर इसके अंदर मैं टाइम रिवर्सल अप्लाई कर दूं x ऑफ माइनस टी, इवन फंक्शन एज पर द डेफिनेशन चेंज नहीं होगा। x ऑफ e इंटू टी, उसको आप अगर t को माइनस से रिप्लेस कर दो, सिग्नल फिर भी x ऑफ t ही रहेगा। और ये सिग्नल जो है नेगेटिव साइन को बाहर एम्पलीट्यूड के साथ अप्लाई कर देगा। ठीक है, यहाँ स्टेप नंबर 2 के अंदर मैंने टाइम रिवर्सल अप्लाई किया है। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, सिग्नल जो है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। हो सकता है कि एक कंपोनेंट 0 हो, दूसरा कंपोनेंट हो, या पहले वाला 0 हो, एंड सो ऑन, या दोनों कंपोनेंट्स हो सकते हैं। दूसरे स्टेप के अंदर हमने उनमें रिवर्सल अप्लाई किया है। अब रिवर्सल में x ऑफ t की जगह पे x ऑफ माइनस टी हो गया है। इवन फंक्शन था उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई, ऑड फंक्शन था तो उसने माइनस साइन को एम्पलीट्यूड के साथ अप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड्स अगर ऐड होगी तो दैट विल बी x ऑफ t प्लस x ऑफ माइनस टी, एंड दिस विल बी इक्वल टू, राइट हैंड साइड की एडिशन करेंगे, x ऑफ e t एंड x ऑफ e t दोनों ऐड हो जाएंगे तो दिस विल मेक x ऑफ e t। और ये जो चीजें हैं x नॉट t माइनस x नॉट t, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इससे अगर हम फाइंड करें और थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट कर लें, x ऑफ e t की वैल्यू को आप फाइंड कर सकते हो, एंड दैट विल बी x ऑफ t प्लस x ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाय 2। ये वाला 2 मैंने उस तरफ जाके डिवाइड करवा दिया है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम करते हैं जी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सो 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, दिस विल गिव यू x ऑफ t माइनस x ऑफ माइनस टी सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 फ्रॉम 1 सॉरी, इक्वल्स टू, अब अगर यहां माइनस आएगा x e वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा और दूसरा कंपोनेंट जो है वो 2 मैग्नीट्यूड के साथ आ जाएगा। और इसको आप अगेन इस फॉर्म के अंदर भी डिफाइन कर सकते हो, विच इज x नॉट t इक्वल्स टू x ऑफ t माइनस x ऑफ माइनस t डिवाइडेड बाय 2। सो इस तरह से हम किसी भी फंक्शन को या किसी भी सिग्नल को इवन या ऑड के अंदर सेपरेट कर सकते हैं। अगर कोई सिग्नल आपको गिवन है, उसकी इक्वेशन आपको गिवन है, उसका ग्राफ आपको गिवन है, और आपसे डिमांड की जा रही है कि उसके इवन या ऑड कंपोनेंट को सेपरेट करें, यू विल यूज इक्वेशंस जो मैंने अभी लास्ट में ड्राइव की हैं। इक्वेशन नंबर 1, इसको हम कहते हैं जी इक्वेशन ए, जिससे आप इवन कंपोनेंट सेपरेट कर दोगे, एंड दिस इज योर इक्वेशन बी, जिससे आप ऑड कंपोनेंट सेपरेट कर दोगे। इस पॉइंट तक किसी को कंफ्यूजन है तो सर क्लियर है। ओके, मैं व्हाइट बोर्ड को फिर जो है वो इरेज कर रहा हूँ। अब ये चीज़ें
हम जो डिस्कस कर चुके हैं वो सारी जो है मैंने आपकी स्लाइड्स के ऊपर भी मेंशन की हुई है। एक सिग्नल कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू इट्स इवन एंड ऑड कंपोनेंट्स। दैट मींस कि वी कैन राइट द सिग्नल f of t is equals to f of e plus f of f naught, sorry, और देन वी विल टेक द टाइम रिवर्सल, और टाइम रिवर्सल के बाद जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो ये होगी। तो अगेन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, just add one time, you will get f of e component, and then subtract, you will get f naught component. This whole calculation is for continuous time signals, and same can be applied at discrete time signals. So discrete time signals, if you want to separate the even function, you can use this equation, and if you want to separate the odd function, you can use equation number 2. Same equations, just you are replacing t with n. This is the example for your practice. Find the even and odd signal components of the signal below. अब इसको सॉल्व करने से पहले हम उन फार्मूलाज की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि वो फार्मूलाज अप्लाई कैसे होते हैं। लेट्स अज्यूम हमने कहा था कि हमारे पास दो सिग्नल्स हैं, एक कोसाइन सिग्नल है, एक साइन सिग्नल है, और कोसाइन सिग्नल जो था वो ऑड सिग्नल था, सॉरी कोसाइन सिग्नल जो था वो इवन सिग्नल था, और जो साइन सिग्नल था वो ऑड था। अब हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक ऐसा सिग्नल है जो उन दोनों का सम करके आता है, cos of x, sorry cos of t x of t is equals to cos of t plus sin of t। अब इस सिग्नल के अंदर इवन कंपोनेंट भी इन्वॉल्व है और ऑड कंपोनेंट भी इन्वॉल्व है। अब इवन को सेपरेट करने के लिए हमें फार्मूला पता है कि इवन के लिए जो फार्मूला था x ऑफ e फाइंड करने का, सबसे पहले आपको x ऑफ t फाइंड करना है, और x ऑफ t क्या है? x ऑफ t को हम एज इट इज लिख देते हैं cos ऑफ t प्लस योर sin ऑफ t, और देन हमने फाइंड करना है x ऑफ माइनस t और उसको ऐड कर देना है। x ऑफ माइनस टी विल बी, ये चीज़ एज इट इज हो जाएगी बिकॉज माइनस टी का कॉस जो है वो एग्जैक्ट कॉस टी ही होता है, और इसके साथ अगर हम माइनस अप्लाई करेंगे तो माइनस साइन एम्पलीट्यूड के साथ आ जाएगा, एंड देन डिवाइडेड बाय 2। इस केस के अंदर ये वाला साइन टर्म इस साइन टर्म से कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस विल बी 2 cos t डिवाइडेड बाय 2 विच इज जस्ट cos t। सो इवन फंक्शन इज जस्ट cos t, और इसी फैशन में अगर आप ऑड फाइंड करोगे तो ऑड फंक्शन विल बी x of t as it is and minus sign के साथ x of minus t. So this will be something like this. And divided by 2. In इस केस के अंदर आपका cos component जो है वो cancel out हो जाएगा, and this will give you the result of sin of t. So this is how you can separate your components. ये तो जस्ट हम एक सिंपल सी एग्जांपल ले रहे हैं, हो सकता है कि फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो या एक फंक्शन डिवाइड हो रहा हो, और देन आपको ये फॉर्मूला यूज करके इनको फिर सेपरेट करना पड़ेगा। ओके, एग्जांपल। अब इस एग्जांपल को जो है हमने सॉल्व करना है और हमने फाइंड करना है कि इवन और ऑड कंपोनेंट्स जो है वो कैसे सेपरेट होंगे। क्या इसको देख के आपको आइडिया हो रहा है कि ये कौन सा फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है? सर ये इवन है। हाउ? बिकॉज सर जीरो पे वैल्यू जीरो नहीं है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आपकी वैल्यू जीरो पे जीरो नहीं है तो इसका मतलब है कि वो ऑड नहीं है, और हर फंक्शन अगर ऑड नहीं है दैट डजंट मीन कि वो इवन नहीं है। इवन है, ये फंक्शन इवन भी नहीं है। अगर मैं इस पे टाइम रिवर्सल अप्लाई करता हूं और मैं फाइंड करता हूं x ऑफ माइनस एन, तो अगर आप चेक करो पॉजिटिव साइड्स के ऊपर हर एम्पलीट्यूड जो है वो 1 के साथ आ रहा है, और नेगेटिव साइड के ऊपर हर एम्पलीट्यूड 0 के साथ आ रहा है। तो अगर टाइम रिवर्सल होगा तो ये कभी भी आपका x ऑफ n इज नॉट इक्वल्स टू x ऑफ माइनस एन, और इसका x ऑफ माइनस एन अगर हम ड्रॉ करें
इट विल बी समथिंग लाइक दिस। जो नेगेटिव साइड है वो सारी पॉजिटिव के ऊपर आ जाएगी। दिस इज 0, दिस इज 0 एंड दिस इज 0, 1, 2 एंड 3। 0 के ऊपर वो कह रहा है इसका मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक हो गया, वो एज इट इज रहेगा। अब जो 1 वाले मैग्नीट्यूड पॉजिटिव साइड के ऊपर आ रहे थे वो सारे नेगेटिव पे आ जाएंगे। और इनका एम्पलीट्यूड जो है वो 1 है। एंड दिस इज योर x ऑफ -n। क्या ये दोनों सिग्नल्स इक्वल हैं? क्या आपका x ऑफ n इज इक्वल्स टू x ऑफ -n? नो नो सर। सर। नो सर। दैट मीन्स कि दिस इज नॉट योर इवन सिग्नल। ऑब्वियसली ऑड तो हमने देख के बता दिया था कि 0 पे इसकी वैल्यू 0 नहीं है, तो ऑड फंक्शन ये नहीं है। बट इट ऑल्सो नॉट इवन फंक्शन बिकॉज x ऑफ n इज नॉट इक्वल्स टू x ऑफ -n। तो अगर ये ना ऑड है ना इवन है, दैट मीन्स इसके अंदर फिर दोनों कंपोनेंट्स होंगे। अब हमने उनको सेपरेट करना है कि ऑड कंपोनेंट्स कौन से हैं और इवन कंपोनेंट्स कौन से हैं, और देन उनको ऐड करके हम चेक कर सकते हैं कि वापस हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल बनता है कि नहीं। अब इवन फंक्शन के लिए जो फार्मूलाज हमने डिफाइन किए थे ये वाले हैं कि इवन फंक्शन के लिए आपको फंक्शन एज इट इज प्लस उस फंक्शन का रिवर्सल दोनों को ऐड करना है और देन 2 से सबको डिवाइड कर देना है। और ऑड के लिए हमने ओरिजिनल फंक्शन को जो है वो सब्ट्रैक्शन लेनी है उसके रिवर्सल सिग्नल से और देन 2 से डिवाइड कर देना है। तो इवन के लिए ऐड करना है, ऑड के लिए सब्ट्रैक्ट करना है। यही चीज अप्लाई करते हैं। लेट्स फाइंड द इवन कंपोनेंट x ऑफ e कंपोनेंट। अब ये मुझे आप सॉल्व करवाओगे। जो माइनस वाली वैल्यूज है उन्होंने ऐड होना है माइनस वाली वैल्यूज के साथ, दोनों सिग्नल्स की। हम एक्चुअली ये चीज फाइंड कर रहे हैं, x ऑफ n प्लस x ऑफ -n। अब x ऑफ n जो है वो आपका ब्लू है और x ऑफ -n जो है वो आपका रेड से ड्रॉ हुआ है। जहां जहां पे आपके आपकी आवाज नहीं आ रही। आई गेस आपको पे नेटवर्क इशू, मैं इसको रिपीट कर देता हूं चीजों को। हमने फाइंड करना है इवन कंपोनेंट, और इवन कंपोनेंट के लिए हमें फिर दो काम करने हैं। हमने x ऑफ n को x ऑफ -n से ऐड करना है और देन 2 से सबको डिवाइड करना है। अब x ऑफ n का ग्राफ ये वाला है। अब इसको जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा बिकॉज ये थोड़ा सा ना आपको जो है वो ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और x ऑफ -n का ग्राफ ये वाला है। क्या ये ग्राफ किसी पॉइंट के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं? इनके एम्पलीट्यूड्स ओवरलैप करते हैं। लेट्स सी, -3 के सर ऊपर 0 पे। लेट मी जस्ट एग्जैक्टली आप सही कह रहे हो। -3 के ऊपर इस ग्राफ की वैल्यू 0 है और इस ग्राफ की वैल्यू क्या है? 1। अगर हम इसको 1 अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम वैसे कंक्लूड करते हैं कि x ऑफ n जो था वो माइनस साइड के ऊपर 0 है, सारा 0 है, और x ऑफ -n जो है वो माइनस साइड के ऊपर सारा 1 है। और सिमिलरली x ऑफ n जो है वो प्लस साइड के ऊपर सारा 1 था, और x ऑफ -n जो है वो पॉजिटिव साइड के ऊपर 1 2 3 आपका जो एक्सिस है उसके ऊपर सारा 0 है। तो 1 जब 0 के अंदर ऐड होगा तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 1। दैट मीन्स कि आपका नेगेटिव साइड जो है x ऑफ -n का जब x ऑफ n के 0 में ऐड होगा तो आपको जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो सारे का सारा 1 होगा। सिमिलरली पॉजिटिव साइड पे आ जाते हैं। पॉजिटिव साइड आपके x ऑफ n की सारी 1 है और उसकी सारी 0 है। इसका मतलब 1 जब इसके 0 में ऐड होगा तो सिमिलरली आपको यहां पे भी सारे का सारा 1 ही मिलेगा। ये आपका नेगेटिव साइड है, -3, -2 एंड -1। ये आपका पॉजिटिव साइड है, 1 2 एंड 3। और अगर आप चेक करो 0 के ऊपर आपका x ऑफ n 1 है
और x ऑफ माइनस n क्या है? सर वो वन भी 1 दोनों वन 1 + 1 क्या हो जाएंगे फिर? 1 2 हो जाएगा। ठीक है, टू तो बाकी सारे केसेस के अंदर 1 0 में ऐड हो रहा था या 0 1 में ऐड हो रहा था, लेकिन पर्टिकुलरली 0 वाले केस के अंदर जब n की वैल्यू 0 है तो दोनों ही केसेस के अंदर फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही थी, तो हमने 1 + 1 करके उसको 2 बना दिया। अब फॉर्मूला के अंदर आपको डिवाइड बाय 2 भी करना है, बिकॉज इवन कंपोनेंट फाइंड करने के लिए एडिशन के बाद आपको ये वाला काम भी करना है 1/2। इसका मतलब है कि इसके रिजल्ट का हर एम्पलीट्यूड 2 से डिवाइड होने वाला है। तो जहां जहां पे भी आपका एम्पलीट्यूड 1 था, अब कितना हो जाएगा? 0.5 0.5 या 1/2। और जहां पे 0 पे आपका एम्पलीट्यूड 2 था, उसको अब आप रिप्लेस कर दोगे 1 के साथ। और सिमिलरली ये सारे एम्पलीट्यूड जो हैं ये भी 1/2 से रिप्लेस हो जाएंगे। सो दिस इज द इवन सिग्नल ऑफ योर x ऑफ n। और सिमिलर वे के अंदर आप जो है वो दूसरे वाला भी फाइंड कर सकते हो, ऑड सिग्नल, वो मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूं। आपने क्या करना है, x ऑफ n में से अब माइनस करना है x ऑफ माइनस n, और देन अगेन आपने एम्पलीट्यूड को 2 से डिवाइड कर देना है। और ये जो काम हम कर रहे हैं, दिस इज अ सॉल्व्ड एग्जांपल्स ऑफ योर बुक। आपने उस फिगर को देखना है, अंडरस्टैंड करना है, और हमारे लेक्चर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने बिल्ड किए हैं उनसे आपने वेरीफाई करना है। अगर कहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन आती है तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस कर लेंगे। और अब वहाँ पे भी ऑब्वियसली एक फिगर है, उसकी स्टेटमेंट आपको जो है देखनी पड़ेगी। तो आपने ये नहीं कहना कि ये क्या है, समझ नहीं आ रही, बिल्कुल भी। उसको पहले समझ लेना, उसको पढ़ लेना, और देन आप जो है वो कंफ्यूजन मेरे से डिस्कस करो आके कि ये फिगर में ये वाला पॉइंट जो है वो कैसे आ गया। ठीक है, कि बजाय इसके कि आप इसको बेस बनाओ कि हमने जो है वो स्टडी करने की कोशिश की थी लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि ये फिगर बनी कैसे हुई है। तो वो जो मैं अभी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है मेरे से, स्टेटमेंट पढ़ो, उसको थॉरली डिस्कस करो, और उसको देन अपने लेक्चर्स के साथ वेरीफाई करो। जो कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ बिल्ड करते हैं उसको आपने वहाँ पे जाके कंक्लूड करना है कि ये कॉन्सेप्ट्स ठीक थे कि नहीं ठीक थे, या कहीं पे कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं आ रही। ठीक है, अप टिल दिस स्लाइड अगर कोई आपका क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप जो है वो डिस्कस कर सकते हो। सर ये जो हमारे पास ओड फंक्शन होता है इसमें एफ टी जी जी। माइनस एफ एक्स माइनस टी होता है। तो सर इधर एक्स टी में हमारे पास एक्स एन में हमारे पास 0 है, और एक्स माइनस एन में हमारे पास -3 है। तो सर सॉरी 1 है, तो 0 - 1 वो तो सर -1 हो जाएगा। तो सर फिर उसका उल्ट कर दें, जो ऊपर +1 को जा रहा है वो -1 को ले। मैं आपका क्वेश्चन जो है वो दोबारा से इसको जो है वो रिफ्रेश करके दोबारा से आंसर करता हूँ। आपका क्वेश्चन ये है कि x ऑफ n जो है वो 0 के ऊपर 1 दे रहा है, और x ऑफ माइनस n जो है वो भी 0 के ऊपर 1 दे रहा है। और जब आप इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे, आपको एक्चुअली वो ये वाला काम करना है, x ऑफ n माइनस x ऑफ माइनस n डिवाइडेड बाई 2, एंड दिस फॉर्मूला विल गिव यू द ऑड कंपोनेंट। अब अगर हम n की जगह पे 0 पुट कर रहे हैं तो x ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, वो वैल्यू 1 है, माइनस x ऑफ माइनस n की वैल्यू क्या है, वो भी 1 है। तो दैट मीन्स कि 1 - 1 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव यू 0 एट n इज इक्वल टू 0, जो कि ऑड फंक्शन की हमने डेफिनेशन में भी देखा था कि ऑड फंक्शन जब भी फाइंड होगा एक चीज़ कंपल्सरी होगी, वो 0 ओरिजिन के ऊपर 0 होगा। तो ये वाली चीज़ उसको फॉलो कर रही है। I hope I have answered your question. नहीं सर, मैं ये पूछ रहा था कि ये जो एक्स एन में -3 है और एक्स माइनस एन में -3 पे वैल्यू 1 है, अगर हम n माइनस n करते हैं तो वो 0 - 1 होगा। तो सर वो आंसर आता है -1, लेकिन इधर हमारे पास जो फंक्शन है वो +1 में है। तो जब हम आंसर लिखेंगे वो -1 के अंदर लिखेंगे, -1/2 एग्जैक्टली आपको। आपका एम्पलीट्यूड जो है वो दोनों रिवर्स हो डालो जाएगा। एग्जैक्टली आप सही कह रहे हो। अगर हम 0 से माइनस करेंगे कुछ वैल्यू को तो वो आंसर माइनस के अंदर आएगा, और ऑब्वियसली अगर माइनस के अंदर आंसर आ रहा है तो यू विल प्लॉट समथिंग लाइक दिस ऑन दिस साइड।
ठीक है, तो दिस विल बी -1 -1 -1, और अगर 2 से डिवाइड भी कर दें तो दिस विल बी -1/2 एंड 1/2 एंड दिस इज -1/2। तो अगर आप 0 माइनस समथिंग कर रहे हो दैट मीन्स कि यू आर गोइंग इनटू द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ योर एम्पलीट्यूड एक्सिस। ठीक है। Yes, sir. Clear. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे ये आपका थोड़ा सा रिवीजन ही है। आपने बुक्स के अंदर जो मैथमेटिक्स की पढ़ी हैं उनमें आपने पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के अंदर कुछ कन्वर्जन के फार्मूलाज वगैरह को देखा था। अब ऑब्वियसली इन फार्मूलाज को हमने यूज़ करना है, इनकी डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, इसलिए मैंने सबको एक समराइज वे के अंदर लिखा हुआ है। जो लेफ्ट साइड के ऊपर है वो आपकी पोलर फॉर्म है और दूसरी साइड के ऊपर आपकी जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है। तो पोलर फॉर्म के अंदर जो आपका सिग्नल होगा उसको हम डिफाइन करते हैं उसकी मैग्नीट्यूड के साथ विच इज आर इन दिस केस, और उसके एक एंगल के साथ जिसको हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्म के अंदर लिखते हैं। ठीक है, ये है आपकी पोलर फॉर्म जिसमें आपको एम्पलीट्यूड चाहिए और देन आपको उसका एंगल चाहिए, और ये है आपकी ट्रिग फॉर्म। अब इस फॉर्म के अंदर आपको उसका रियल पार्ट चाहिए जो कि इस केस के अंदर x है, और एक आपको उसका इमेजिनरी पार्ट चाहिए, एंड j इज बेसिकली द आयोटा पार्ट। j को हम आयोटा कह सकते हैं यहाँ पे, जो इमेजिनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस केस के अंदर अगर हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है तो मैग्नीट्यूड इज r, जो कि इसको इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं हम। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस z सिग्नल इज r, जो कि यहाँ आपने r इंटू एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखा हुआ था। और इस केस में अगर आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है यू हैव टू स्क्वायर बोथ टर्म्स एंड देन विल टेक द स्क्वायर रूट। तो ये आप दोनों केसेस के अंदर सेम वैल्यू मिलेंगी अगर आपके जो है वो पैरामीटर सेम है। तो इसको अगर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर कन्वर्ट करना है तो दीज आर द फार्मूलाज। x इज इक्वल्स टू r टाइम्स cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू r टाइम sin थीटा। और इसका अगर हमने थीटा फाइंड करना है दिस विल गिव यू थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स योर इमेजिनरी कंपोनेंट y डिवाइड बाय योर रियल कंपोनेंट x। एक और फार्मूला आपने स्टडी किया होगा जिसको हम आइदर आइडेंटिटी कहते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ j थीटा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा प्लस j साइन ऑफ थीटा। या इसको हम इस फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर cos थीटा फाइंड करना है तो आपको एक्सपोनेंशियल ऑफ j थीटा प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस j थीटा डिवाइड बाय 2, एंड फॉर साइन थीटा यू विल यूज दिस फार्मूला। अब ये फार्मूलाज आपके जो हैं वो एक बार दोबारा से रिवाइज कर लो अगर आपको जो है वो थोड़े से भूल गए हैं, बिकॉज इन फार्मूलाज को हम नेक्स्ट में यूज़ करने वाले हैं। ऑब्वियसली इसमें किसी का क्वेश्चन तो नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं जस्ट नेक्स्ट स्लाइड कर रहा हूँ। हमने अब जो है वो स्टडी करना है डिफरेंट सिग्नल्स को जो कि हैं एक्सपोनेंशियल सिग्नल, और उनकी डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती हैं, और देन उन एक्सपोनेंशियल सिग्नल से हम साइनोसाइडल जो है उन पे फिर जो है वो ट्रांसफर होंगे। तो एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल को डिफाइन करने के लिए आपको कुछ इस तरह का फॉर्मूला जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा। योर एक्स ऑफ टी जो सिग्नल आप डिफाइन कर रहे हो दैट विल बी इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट सी into exponential of any constant a into t, exponential of at, where c and a are constants। और ये जो c और a constants हैं इनको हम जनरली कहते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म के अंदर, योर रियल पार्ट प्लस योर इमेजिनरी पार्ट। अब ऑब्वियसली इसकी तीन कैटेगरीज बन सकती हैं, या तो जस्ट ये रियल हो सकता है अगर आपका इमेजिनरी जीरो है, या जस्ट ये इमेजिनरी हो सकता है अगर आपका रियल पार्ट जीरो है, या दोनों हो सकते हैं। तो हमने जनरली कह दिया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके अंदर रियल भी आ जाएंगे, इमेजिनरी भी आ जाएंगे और टोटल कॉम्प्लेक्स भी आ जाएंगे। सो कॉन्टिन्यूस टाइम एक्सपोनेंशियल सिग्नल की जो जनरल डेफिनेशन है वो ये है, एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू सी टाइम्स एक्सपोनेंशियल ऑफ ए टी, और वेयर सी एंड ए आर कॉन्स्टेंट्स and these constants in general are complex numbers। अब इन वैल्यूज के ऊपर बेसिकली हम डिपेंड कर रहे हैं। अगर हम इनको चेंज करते हैं, हम इनको रियल वैल्यूज कहते हैं, वे c एंड a आर रियल वैल्यूज,
आपके बिहेवियर डिफरेंट होंगे। अगर मैं कहता हूँ इनके जो है वैल्यूज़, ए की वैल्यू जो है वो इमेजनरी है, जस्ट इमेजनरी, वाई पार्ट, तो आपका बिहेवियर जो है वो डिफरेंट वे से हम उसको एनालाइज कर रहे होंगे। तो अब इन वैल्यूज़ को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि अगर ये रियल होंगी तो क्या होगा, अगर ये और इमेजनरी होंगी तो क्या होगा। लेट्स अज्यूम कि सी एंड ए वैल्यूज आर रियल। तो आपके जो ग्राफ्स हैं फॉर ए इज ग्रेटर देन 0 एंड फॉर ए इज लेस देन 0 वो कुछ इस तरह से होंगे। ऑब्वियसली एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, या तो डिके कर रहा होगा या इंक्रीमेंट कर रहा होगा। मैं उस फंक्शन को दोबारा डिफाइन कर देता हूँ। योर फंक्शन वाज एक्सपोनेंशियल ऑफ ए टी मल्टीप्लाई बाय सी एंड दिस वाज योर एक्स ऑफ टी। इफ ए इज अ पॉजिटिव नंबर, केस नंबर 1, तो विद इंक्रीजिंग टाइम आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा होगा और अप टू इंफिनिटी इट विल गो टू इंफिनिटी। सो दिस इज एक्सपोनेंशियल ऑफ at। और अगर मैं कहूं कि आपकी a की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है, विच मीन्स कि a विल बी अ नेगेटिव नंबर। अगर a नेगेटिव नंबर है तो आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का होगा। हम यहाँ पे माइनस n भी लिख देते हैं आप, कि विद इंक्रीजिंग टाइम द ग्राफ विल गो टू 0। जो आपने डिफरेंट आपने कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग वगैरह भी देखी होगी इस तरह से कि अप टू इन्फिनिटी इट विल गो टू 0। और ये क्या हो रहा है, जब आप इन्फिनिटी पे जाओगे इट विल बी इन्फिनिटी। तो ये तो हो गया ए ग्रेटर देन 0 के लिए, और ये हो गया जी आपका ए लेस देन 0 के लिए। एंड व्हाट अबाउट ए इज इक्वल टू 0? ए इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा? सर एक कांस्टेंट कांस्टेंट, जो बिकॉज सी की सी जो है हमने कहा है कि रियल नंबर है। तो जो भी अगर हम एज्यूम करते हैं कि a इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि e एक्सपोनेंशियल का सारा पावर जो है वो 0 हो जाएगा, एंड विच इज़ वी नो 1। और जो कांस्टेंट साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो एज इट इज़ आपका आंसर में आ जाएगा, जो कि इस केस में आपको t की वैल्यू के ऊपर नज़र भी आ रहा है। फॉर t इज इक्वल टू 0 यू आर गेटिंग योर कांस्टेंट, एंड फॉर a इज ग्रेटर देन 0 यू आर गेटिंग योर increasing exponential, and for a is less than 0 you are getting your decreasing or decaying exponential. So these are the things that you have already studied in your previous courses कि अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो एक्सपोनेंशियल ग्रेटर क्यों होता है, और देन अगर लेस देन 0 होती है तो वो डिकेइंग क्यों होता है। नेक्स्ट हम एज्यूम करते हैं कि हमारा जो फंक्शन है, ओके लेट्स जस्ट वाइंड इट अप हियर, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। Till now, if you have any question, you can ask. सर स्लाइड्स अपलोड कर दें। I will upload the slides after the lecture. एक्सक्यूज मी सर। Yes. सर सर इसकी प्रैक्टिस के लिए या सर कोई बुक है इसकी प्रैक्टिस के लिए? मैंने आपको जो है वो एक टेक्स्ट बुक रिकमेंड की हुई है, उसके आप जो है वो अगर आप उसको सर्च करो गूगल के ऊपर तो उसका आपको एक सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, और उसको अगर आप सोल्यूशन मैनुअल भी सर्च करो आपको सोल्यूशन मैनुअल भी मिल जाएगा। तो प्रैक्टिस के लिए आप इसके जो है वो लास्ट एंड प्रॉब्लम्स जो होते हैं उनको प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर लो, और अगर आप को सोल्यूशन रिक्वायर्ड है तो सोल्यूशन मैनुअल ऑलरेडी नेट के ऊपर अवेलेबल है। जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन एंड देन सी द आंसर ऑन द मैनुअल। ओके सर। तो ये जो हम इस लेक्चर के अंदर हम एग्जांपल्स करते हैं, हम एक या दो एग्जांपल्स से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमने जो है वो अपना पेस भी रखना है। और प्रैक्टिस आप अगर नहीं करोगे तो एट द एंड अगर आप असेसमेंट दे रहे हो, फॉर एग्जांपल आप मिड दे रहे हो, क्विज दे रहे हो या फाइनल दे रहे हो, तो विदाउट प्रैक्टिस आप वहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम होगे। तो इफ़ यू आर एज्यूमिंग कि ये चीज़ें बहुत सिंपल हैं, शिफ्टिंग स्केलिंग और ये सारी चीज़ें जो है वो ईजिली हो जाएंगी, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन ईजिली सेपरेट हो जाएंगे, बट आई विल रिकमेंड कि आप इसकी जो है वो प्रैक्टिस करो यूजिंग एंड प्रॉब्लम्स, जिसके सोल्यूशन मैनुअल्स ऑलरेडी इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं, आपको इजीली एक्सेस हो जाएंगे। डाउनलोड करो और देन उनसे अपने आंसर्स को कंपेयर करके चेक करो कि कहाँ आपसे मिस्टेक हुई है, और जो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं उन सारी चीज़ों को आपने जो है वो प्रैक्टिस करते जाना है साथ साथ।
let's end this session.